लोकतंत्र का एक सीधा सा नियम है बदलाव। पार्टियां सत्ता में आती है, अपनी सरकार चलाती है और जनता नाराज हो तो चुनाव हार कर बाहर हो जाती है। लेकिन आजकल के इस दौर में राजनीति के बंद कमरों से लेकर सोशल मीडिया तक एक नया नाम बहुत चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनने में यह बात किसी को एक तीखा राजनीतिक तंज या किसी पर किया गया हमला लग सकती है, लेकिन अगर हम इस बेबाक और निष्पक्ष पत्रकार की नज़र से देखें तो यह कोई गाली नहीं है। असल में यह राजनीति को समझने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप है। जीव विज्ञान के मुताबिक कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो बड़े से बड़े संकट, प्राकृतिक तबाही और यहाँ तक कि परमाणु विस्फोट के बाद भी खुद को जिंदा रखने की गजब की ताकत रखता है। जब हम इस परिभाषा को आज की राजनीति पर लागू करते हैं तो हमारे सामने उत्तरजीविता की राजनीति, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी का एक अनोखा मॉडल तैयार होता है। एक ऐसा सांगठनिक ढांचा जो भारी जन आक्रोश, बड़े बड़े घोटालों के आरोपों, अंदरूनी कलह और टूटते समीकरणों के बावजूद हर मुश्किल वक्त से न केवल सुरक्षित निकल जाता है बल्कि सत्ता के केंद्र में अपनी प्रासंगिक जगह बनाए रखता है। आज हम अपनी इस न्यूज़ से बिना किसी पक्षपात के तौर पर निष्पक्ष होकर इसी राजनीतिक मशीनरी का एक ताज़ा और अद्यतन विश्लेषण करेंगे। इस खास राजनीतिक उत्तरजीविता का पहला और सबसे अहम पहलू है वैचारिक लचीलापन, जिसे आसान भाषा में घोर अवसरवाद या डॉक्ट्रिनल फ्लूइडिटी कहा जाता है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो दुनिया के कई बड़े संगठन अपनी कट्टर विचारधारा के कारण समय के साथ खत्म हो गए हैं, क्योंकि वे बदलते हुए वक्त और समाज के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। इस विपरीत जिस कॉकरोच जनता पार्टी के सिस्टम का विश्लेषण हम आज कर रहे हैं, उसका काम करने का तरीका पूरी तरह यथार्थवादी और नतीजों पर टिका है। इस विषय पर दो बहुत साफ और मजबूत नज़रिया हमारे सामने आते हैं, जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। पहला पक्ष इसके समर्थकों का है, जिनका मानना है कि यह व्यवहारिक राजनीति का एक ज़रूरी हिस्सा है। उनका तर्क होता है कि सरकार चलाने और मुल्क में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए थोड़ा लचीला होना ज़रूरी होता है। अगर वक्त की मांग के हिसाब से गठबंधन का स्वरूप बदलना पड़े या अपनी पुरानी नीतियों से यूटर्न लेना पड़े जो कि जनहित में हो, तो इसे वे एक कुशल और समझदार नेतृत्व की निशानी मानते हैं। दूसरा पक्ष इसके आलोचकों का है, जो इसे सिद्धांतहीन अवसरवाद का नाम देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी संगठन की अपनी कोई मौलिक वैचारिक रीढ़ नहीं होती है तो वह केवल सत्ता में बने रहने के लिए अपने बुनियादी उसूलों का सौदा करने लगता है। इसके नतीजे में राजनीति से सिद्धांत और नीतियां गायब हो जाती हैं और समूचा लोकतंत्र केवल संख्या बल और गणित के नंबर गेम में सिमट कर रह जाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इस घोर संकट के दौर में भी यह सांगठनिक ढांचा खुद को बिखरने से कैसे बचा लेता है। इसके पीछे इस तंत्र का अंदरूनी विन्यास और असाधारण संसाधन प्रबंधन का जो कि इसके पीछे काम कर रहा है। हमारे गहन खोजी विश्लेषण और चुनावी डाटा के अनुसार इस तंत्र के काम करने के दो मुख्य व्यवहारिक तरीके हैं। पहला तरीका है रणनीतिक अनुकूलन क्षमता, टैक्टिकल एडेप्टेशन। जब भी इस व्यवस्था पर कोई बड़ी मुसीबत आती है या कोई बड़ा घोटाला उजागर होता है तो इसका शीर्ष नेतृत्व तुरंत आक्रमण होने लगता है या लड़ने के बजाय बहुत चतुराई से कुछ समय के लिए बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि में चला जाता है। इसे राजनीति की भाषा में रणनीतिक सुसक्रियता यानी पॉलिटिकल हेबरनेशन कहा जाता है, यानी खामोशी की चाल खा जाता है। वे इस इंसानी मनोविज्ञान से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि जनता का गुस्सा बहुत अल्पकालिक होता है। वे शांत रहकर विमर्श के बदलने का इंतजार करते रहता है और जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा होता है वे एक नए नैरेटिव, नए चेहरे और लोक लुभावन वादों के साथ दोबारा जनता के सामने आ जाते हैं। दूसरा तरीका विपक्ष के मजबूत चेहरों का अवशोषण, जिसे हम सांगठनिक परिजीविता भी कहते हैं। यह संगठन केवल अपने पुराने कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं बैठता है, इसमें दूसरी पार्टियों के मजबूत, साधन संपन्न और जन आधार वाले नेताओं को अपने भीतर खींच लेने की एक अद्भुत कला होती है, जहां एक ओर इस प्रक्रिया को पार्टी का विस्तार और सबको साथ लेकर चलने की नीति कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर गंभीर समीक्षक इसे लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ने और रचनात्मक विपक्ष को पूरी तरह समाप्त करने की एक सोची समझी चाल मानते हैं। इस पूरे विमर्श का सबसे संवेदनशील और बौद्धिक हिस्सा है आम जनता का राजनीतिक मनोविज्ञान। आखिर समाज का एक बड़ा मतदाता वर्ग जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस मॉडल को बार बार स्वीकारता और
वोट क्यों प्रदान करें, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, इसे हम देखते हैं। इसके पीछे दो बहुत गहरे कारण छिपे हैं। पहला कारण है स्थिरता की चाह, डिजायर फॉर स्टेबिलिटी। लोकतंत्र में समान नागरिक व्यवस्था में सुधार तो चाहता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अस्थिरता यानी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब विपक्ष आपस में ही बटा हुआ हो, सांगठनिक रूप से कमजोर हो और उसके पास देश के विकास का कोई ठोस और विश्वसनीय रोड मैप उपलब्ध न हो, तो जनता एक ऐसे विकल्प को चुनना ज़्यादा सुरक्षित समझती है जो भले ही पूरी तरह से आदर्श न हो, लेकिन स्थापित और मजबूत हो। यह संगठन जनता के इसी मनोवैज्ञानिक शून्य को अपनी सांगठनिक ताकत से भरने में पूरी तरह सफल रहता है। दूसरा कारण है सच्ची लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव। यह हमारे समकालीन विमर्श का एक कड़वा सच है कि वर्तमान चुनावी राजनीतिक अवसर का विकास शिक्षा और लोक स्वास्थ्य जैसे बुनियादी विषयों पर केंद्रित होने के बजाय लोक मुहावन और जज्बाती मुद्दों के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाता है। जब तक मतदाता स्वयं अपनी प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, तब तक इस प्रकार की उत्तरजीविता वाली राजनीति को निरंतर बढ़ावा मिलता रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर होने वाले डिजिटल पोल्स में भी जन भावनाओं को त्वरित प्रतिक्रिया को मापने का एक आधुनिक पैमाना बनकर उभरने लगा है, जहां नागरिक विभिन्न सरकारी नीतियों पर अपनी तत्काल सहमति या असहमति को दर्ज करते हैं। हालांकि इन आभासी माध्यमों को अपनी तकनीकी सीमाएं और IT सेल की पूर्वाग्रह है, फिर भी ये पारंपरिक मीडिया और नीति निर्माताओं पर वास्तविक और गंभीर विषयों को मुख्य धारा में लाने का एक अदृश्य दबाव जरूर बनाते हैं। अंततः हमारे अध्ययन और निष्कर्ष से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सांगठनिक प्रतिमान का वर्तमान स्वरूप हमारे लोकतांत्रिक इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली पर और गहरे सवाल खड़ा करता है। यह व्यवस्था जहां एक और देश को एक अटूट सांगठनिक निरंतरता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का मॉडल प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर एक वैचारिक निष्ठा, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक शुचिता के गिरने के स्तर को भी उजागर करती है। लोकतंत्र में समय और तकनीक बदल सकते हैं, परंतु अंतिम संप्रभुता सदैव मतदाता के विवेक और उसकी उंगलियों में ही सुरक्षित रहती है। अब यह समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को तय करना है कि वे देश की नीति में केवल उत्तरजीविता और स्थिरता देखना चाहते हैं या फिर सिद्धांतों, राजनीतिक शुचिता और पारदर्शी जवाबदेही को सर्वोपरि प्राथमिकता देना चाहते हैं। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस राजनीतिक अध्ययन में परिदृश्य पर आपकी प्रबुद्ध राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।